आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बार का बजट 7,36,000 करोड़ का एक बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2016 में जब विपक्ष का आखिरी बजट आया था वो 3,46,000 करोड़ रुपए का था। 3,46,000 करोड़ से लेकर के पिछले 7 वर्षों में दुगने से भी ज्यादा की राशि का बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है ऐसा उदाहरण किसी प्रदेश में नहीं, अगर किसी देश में भी इतनी तेजी से बजट में बढ़ोतरी हुई हो, ऐसा उदाहरण आपको कहीं पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बजट के लिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और अपने वित्त मंत्री दोनों को कोटि कोटि बधाई देता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी विपक्ष की तरफ से बार बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर के जुमले कसे जाते हैं। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन का संकल्प लिया था तो उस समय देश में सिर्फ $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, और पिछला जो ये वर्ष गया है इसमें हमारे देश की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। 70 साल में हम 2 लाख पर पहुंचे थे, $2 ट्रिलियन पर, और सिर्फ 10 वर्षों में हमने उसको दुगना कर दिया। आज हमारा देश उसके कारण दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है, और उत्तर प्रदेश उससे पीछे नहीं है। हमारा जो जीडीपी था 2016 में 13 लाख करोड़ था, और इस समय 26 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है। हमने भी दुगने का कंट्रीब्यूशन दिया है। ये इसी तरह की चर्चा करते रह जाएंगे, और कब ये देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और कब ये प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी देकर के प्रदेश की प्रगति में अपना हाथ बटाएगा, ये इनको पता भी नहीं चलेगा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, ये सब हुआ कैसे? हमारे जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक श्लोक है, अलब्ध लब्धार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च। अर्थात जो खजाने में पैसा नहीं प्राप्त होता उसको प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना, और जो संरक्षित धन है उसको समानता के आधार पर हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ये राजा का कर्म होता है। हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे मन से लागू किया है, और उसी का परिणाम ये निकला है कि प्रदेश के जिन लोगों के पास जनता का हक होता था, जनता का टैक्स का पैसा होता था, उसको उनके हलक से निकाल करके बाहर निकाला है। तब ये बजट 3,46,000 करोड़ से आज 7,36,000 करोड़ रुपए का हुआ है। ये कैसे हुआ? पीडीए की बात करते हैं, पीडीए क्या है? हमारा भी पीडीए है। ये जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए से तो इनका लेना देना नहीं है। इनके तो पी का मतलब है परिवार, इनके डी का मतलब है दोस्त और दलाल, और इनके ए का मतलब तो सिर्फ रामपुर तक सिमट करके रह जाता है। हमारे पीडीए ये बात करते हैं। आइए गांव में मैं इनको दिखाता हूं, जाकर देखें कि उज्ज्वला योजना का लाभ किस पीडीए को मिला है। जाकर देखें अखिलेश यादव जी अपने इस कवच से बाहर निकल करके, जाकर देखें कि आज निःशुल्क राशन किस पीडीए को मिल रहा है। जाकर देखें किसको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आज किसको जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो पाया। ये इन लोगों ने कभी इस प्रदेश की चिंता नहीं करी। एक दोहा है कबीर का, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ये वही तो प्रदेश है, वही जनता है। वैसे ही जनता सरकार बनाती थी। हर 5 साल बाद सरकार बदलने की वो जनता को चिंता होती थी। कभी भी इन्होंने उस जनता की चिंता नहीं करी। इनको तो बस उस समय ओख भर करके घी पीने का काम करना होता था। इन्होंने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। तो उस छेद को, उन बर्तन के छेद को अगर बंद करने का काम किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। इनके जो पीडीए है उस तक राशन नहीं पहुंच रहा, हमारे पीडीए तक तो पहुंच रहा है। जो इनका पीडीए है उनकी कमाई, ऊपर की कमाई बंद हो गई है, इसीलिए सबके सब परेशान है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे आबकारी मंत्री बैठे थे, 2017 तक 12,000 करोड़ रुपए की आमद होती थी इसमें। आज हमारी 58,000 करोड़ रुपए की आमद होती है। जो इनका जो बीच का 5 गुना जो राशि बढ़ी है, ये किसके पास जाता था पहले? इनके किसी पी के पास जाता था।
आज वो पी दुनिया में नहीं है, लेकिन जनता का हक उस पी के पास ही पहुंचाया करते थे। ये उनका पीडीए है। आज स्टाम्प में 11,000 करोड़ से लेकर के इस प्रदेश की आमदनी 36,000 करोड़ रुपए हो गई है। आज परिवहन में 5,000 करोड़ से बढ़कर के 14,000 करोड़ रुपए हो गई है। आज खनन में 5 गुना राजस्व प्राप्त हो रहा है। ये उसी का परिणाम है कि विकास की इतनी सारी योजनाएं आज इस प्रदेश में चल रही है। महोदय, हम लोग ये बार बार इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं। इस बार इन्वेस्टर समिट तक 37 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। इन्वेस्टर समिट के खत्म होने के बाद 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव और आए, जिनके लिए ना कोई रोड शो हुआ, जिनके लिए ना कोई मार्केटिंग हुई। ये प्रदेश की ये जो उद्योगपति हैं, उन्हीं का ये इस प्रदेश में विश्वास है, इसकी कानून व्यवस्था पर विश्वास है, यहाँ की नीतियों पर विश्वास है कि ये इन्वेस्टर समिट के बाद भी इतने सारे प्रस्ताव 4 लाख करोड़ रुपए, उतना तो इनके समय पूरे प्रदेश का बजट नहीं होता था। आज इस प्रदेश में सबकी आस्था बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश ने 24 पॉलिसीज को परिवर्तित किया है। उसके कारण उद्योगपति हमारी तरफ आ रहे हैं। आज सिंगल विंडो है। आज इनके लिए नोएडा एक रियल एस्टेट का जरिया होता था, वहां प्लॉट खरीदे जाते थे। आप सर्वे करा लीजिए, पिछले 20 वर्षों में किसी उद्योगपति को बिना प्रीमियम के प्लॉट नहीं मिला होगा। आज हमारी सरकार नोएडा को छोड़ करके बुंदेलखंड में भी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय बहुत कम है, मैं अपने क्षेत्र की भी 2-3 मांगे रखना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, और हमारे वित्त मंत्री जी को इतना सुंदर बजट प्रस्तुत करने के लिए। महोदय, मेरे क्षेत्र में हमने 2 सड़कें बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मार्ग और एक गंगा यमुना मार्ग हमने और आदरणीय जेवर विधायक जी ने दिया है, जिसमें हम अनुच्छेद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ना चाहते हैं। उसकी स्वीकृति दोनों की हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी चीनी मिल 50 साल पुरानी है, लेकिन प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रही है। उसकी भी क्षमता अगर दुगनी हो जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। मेरे क्षेत्र में गंगा जी पर एक आहर पर पीपो का पुल है, जिसको पक्का बनाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए भी मैं अनुरोध करता हूं। एक सूती मिल बंद हुई पड़ी है बहुत वर्षों से, अगर उसकी जगह एक मिनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो तो मेरे क्षेत्र को और जनपद को बहुत लाभ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री प्रसन्न